ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और सीखने का अमल कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे पास एक फॉर्म आते हैं ना, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, किसी जगह पर आपने अपना CV दिया है तो आपको पूछते हैं आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, तो मिनिमम या मैक्सिमम हम 2 से 3 लैंग्वेजेस लिखते हैं। एक उर्दू, ठीक है, जो कि हमारी कौमी ज़बान है। दूसरा हम इंग्लिश के बारे में लिखते हैं जो कि हमने पढ़ी है, सीखी है अपने बुक्स के थ्रू, ठीक है। तीसरा हम लिखते हैं वो मकामी लैंग्वेज, अगर फ़र्ज़ करें मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाबी लिख दूँगी, कोई सिंध से है तो वो सिंधी लिख देगा, कोई पश्तून है तो वो पश्तो लिख देगा। इससे ज़्यादा मैक्सिमम मुझे नहीं लगता कि हम मज़ीद किसी ज़बान को लिखते हैं। मैक्सिमम भी अगर हम कहीं दूर ना जाए तो फ़ारसी लोगों को पर्शियन आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे होते हैं। इंटरनेशनली जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कि अपने बॉसेस के साथ ट्रैवल करते हैं, किसी न किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, किसी न किसी डेलीगेशन के साथ वो जाते हैं, तो ऑफिस से भी एक सवाल ये आता है कि अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसको फ़लानी ज़बान आती है क्योंकि हमारा फ़लाना मेहमान ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें, चाइनीज़ के साथ हमारा जो एक ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और इसी चीज़ को समझते हुए हमने ये देखा कि पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ होने लगे। शायद आगे चलकर हमें एहसास होगा कि सिर्फ ये एक कोर्स हमारे लिए काफ़ी नहीं, हमें कुछ और करना चाहिए। दुनिया भर में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, कहाँ पर कौन सी ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ज़बानों का सीखना कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान में स्पेशली कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, इस पर छोटी सी रिपोर्ट देखिए। फिर हम आपको अपने आज एक ख़ास मेहमान से मिलाएंगे कि जिन्हें तकरीबन 14 से ज़ायद लैंग्वेजेस आती हैं और 7 ज़बानें ऐसी हैं जिन पर उन्हें मुकम्मल उबूर हासिल है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आज दुनिया में 6000 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा मुल्क है जहां 840 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में 711 ज़बानें मौजूद हैं। पाकिस्तान में 30 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि 28,000 मरबा मील पर मुश्तमिल है, 5 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू समेत पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, शिना बड़ी इलाकाई ज़बानें हैं। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, ये तो एक हमने आपको छोटी सी रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट दिखाई है कि एक लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। और अक्सर औक़ात एक होती है ज़बान, एक होती है बोली, लैंग्वेज और डायलेक्ट, इसमें कितना फ़र्क है, इस पर भी आज गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, नहीं, डॉक्टर उस्मान W चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये W चौहान का राज क्या है? एक्चुअली मजाक के तौर पे जब जॉर्ज W बुश था तो मैंने कहा मैं भी उस्मान W चौहान ही इख्तियार कर लूँ मजाक के तौर पे। वैसे मुझे डॉक्टर उस्मान ही कहते हैं। वो मजाक के तौर पर आपने अपनाया था। अच्छा, इनकी खासियत ये भी है, थोड़ी सी एक्सेंट में आपको आगे चल के नजर भी आएगी। माशाल्लाह हमारे कैनेडियन नेशनल हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, और इन्होंने इरादा किया कि मैं पाकिस्तान आके पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाह रहा हूँ। ऐसा इस वक्त सिचुएशन उस्मान के जब लोग प्लान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएं, ठीक है, आप उसने कब प्लान किया कि मैं पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए कुछ करूं? ये 2018 में मैंने फ़ैसला किया था जब मैंने अपनी PhD मुकम्मल की थी ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक थिंक टैंक बनाना चाह रही थी जिसमें वो रिसर्च हर किस्म की चीज़ पे करेंगे, और मैं इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैंने उनकी मदद की और हमने एक CASS खड़ा किया और ये अब पाकिस्तान के बेहतरीन थिंक टैंक्स में शामिल होता है। तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से बहुत मौक़े हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा जहन खोल के देखें तो बहुत कुछ है यहाँ करने को, ख़ास तौर पे 21वीं सदी में जहाँ पे इतना कुछ डिजिटल है, इतना कुछ टेक्नोलॉजिकल है। बाहर जाके आपस की बात है जी कि दूध की नहरें नहीं बह रही, वहाँ भी बहुत मुश्किलात का सामना होता है, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे होता है, शायद इम्तियाजी सलूक हो उनके खिलाफ, ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन लेकिन मुझे यहाँ आके मतलब मुल्क की खिदमत सर अंजाम देख के मुझे मतलब खुशी महसूस होती है। बिल्कुल, अगर मैंने कुछ किया तो मैं एटलीस्ट अपने मुल्क को सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पे उस्मान, जब आपको भी एक फॉर्म दिया गया होगा जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन की इस डेजिग्नेशन के साथ, तो वहाँ पे लिखा आता है खाना कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपके पास हैं, तो आपने तो लिख दिए होंगे तकरीबन कोई दर्जन भर, तो उस पर किसी ने क्वेश्चन किया आपसे कुछ? जी, मुझे हर वक्त क्वेश्चन किया जाता था, ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि जब मैंने मिसाल के तौर पे मिगिल में अपना MBA किया तो उन्होंने जब देखा कि इसने तो 8 लिखती हैं जिन पर इसकी दस्तरस है, तो मतलब राइटिंग और स्पीकिंग दोनों, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, इसके 4 मूड। जी, तो उन्होंने फिर पूछा, लोगों को बुलाया, एक किस्म का इम्तिहान हुआ, जाहिर बात है पास किया क्योंकि दस्तरस वाकई थी। तो ऐसे था। और जो अभी मेरा थोड़ा सा एक सवाल मैंने उठाया था कि एक ज़बान बोली जो होती है,
ज़बान में और बोली में कितना फ़र्क होता है? ये एक बहुत बड़ी बहस है जिसके कोई नतीजा अभी तक किसी ने आखिज़ नहीं किया। अच्छा। मजाक के तौर पे ये कहा जाता है, लुत्फ़न कहा जाता है कि अ लैंग्वेज इज़ अ डायलेक्ट विद एन आर्मी। कहने का मकसद है लैंग्वेज भी आगे और डायलेक्ट भी आगे एक ही सेंटेंस में। बिल्कुल। सो अ लैंग्वेज इज़ अ डायलेक्ट विद एन आर्मी, यानी कि लोग अगर उसके लिए खड़े होने को तैयार हैं और कोई सरकार उसके पीछे खड़ी है तो फिर उसको वो मतलब आगे सराहेगी और दूसरी ज़ुबानों को शायद वो अहमियत ना दे, वरना सारे ही डायलेक्ट्स हैं, हर चीज़ एक डायलेक्ट है। लेकिन इसमें एक इदारों का एक होता है हिस्सा और एक आवाम का हिस्सा होता है कि वो किसको तरजीह देते हैं। अच्छा, आपने जब कहा ना कि आप थिंक टैंक से वाबस्ता हैं और थिंक टैंक में आपकी एक्सपर्टीज़ आपके पैनल में रहते हुए ये होंगे कि आपको बहुत सारी ज़बानों पर दस्तरस है, उस थिंक टैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई क्यूरी आती है या जब भी कोई रिसर्च आती है उसको आप क्या कहते हैं फौरी तौर पर कम्युनिकेट करना और उसको एक्सप्लोर करना और उसका एक्सपीरियंस अपने बोर्ड के साथ शेयर करना, वो कितना ईजी हो जाता है? बहुत बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास कई सारी ज़ुबानें हों तो फिर आप उनको हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपको एक ज़ुबान में रुकावट अगर सामने आए तो आप किसी और ज़ुबान के ज़रिए आगे चल सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मैं मतलब यानी कि देखें अब अमूमन जैसे हम लोग कहते हैं ना फजूल में इतना अलजबरा पढ़ा दिया, करना तो आपने जमा माइनस ही होता है, तो आखिर में आगे का कोई ये कहे कि इतनी ज़बानें सीख ली, बोलने तो सिर्फ इंग्लिश उर्दू होती है। जी सरकारी किसी मतलब महकमे में अक्सर एक ही मैं बहुत टिपिकल तरीके से आपसे क्वेश्चन करूँ क्योंकि ये लोग सोसाइटी सोचती इस तरह से है। वो तो है, लेकिन अगर आपने अपना जहन खोलना है, दुनिया देखनी है और आपको मतलब कई जगहों पे तो फ़वाइद भी होंगे, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको इस तरह के फ़ायदे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, उसमें 7 ज़ुबानें जो हैं वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस हैं, जिसमें से मैं 5 बोलता था। तो वहाँ पे इन लोगों के साथ बात करनी हो, कोई खास बात इतना कुछ आपने कर लिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पैदा होते साथ ही ना इंटर्नशिप शुरू कर दी थी और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे भी काम कर लिया, वहाँ पे भी काम कर लिया। जी वो इंटर्नशिप शायद किसी पिछले जन्म में थी। पिछले जन्म में थी। तो वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में तो बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि अक्सर किसी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में आपको बंदे शायद इतना नरमी से आपके साथ ना पेश आए, लेकिन अगर आप उनकी ज़ुबान बोलें तो आप एक नए रुख की तरफ लेके जा सकते हैं। द कॉन्वर्सेशन मूव्स इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके लिए आपको कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन, डील्स। एग्जैक्टली। मैंने 3 साल चाइनीज़ सीखी और फिर मैं चाइना गया, चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में मैंने मतलब टॉप किया अपनी क्लास में, और वो 50% अंग्रेजी थी, 50% चाइनीज़ में थी। और ये सारे जो शी जिनपिंग वगैरह हैं ये यहीं के पढ़े हुए हैं। तो ये सीपेक से पहले की बात है, तो कई सारे चाइनीज़ के लिए ये उनका पहला सामना था किसी पाकिस्तानी का। तो वो जो सॉफ्ट पावर है उनके जहन में था कि शायद सारे ही पाकिस्तानी इस तरह हैं। फिर चंद सारे आए और उनको नहीं, सारे पाकिस्तानी भी ऐसे नहीं है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिन पर आपको मुकम्मल अबूर हासिल है? इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, पुर्तगाली, ओके, पुर्तगाली पे, हिस्पानवी पे, फ्रांसीसी पे, अंग्रेज़ी पे, उर्दू पे, पंजाबी पे। ये 7 लैंग्वेजेस हैं ऐसे ही। ठीक है। और ये मैं इसलिए मतलब दस्तरस जो हम कह रहे हैं वो इसलिए है कि मैं यकदम इनमें बदल सकता हूँ बगैर सोचे समझे, एकदम वो स्विच हो जाता है। चलें 3 नारे लगवाते हैं इनसे 3 डिफरेंट पॉपुलर पार्टीज की। खान साहब की पार्टी से शुरू करते हैं, ठीक है ना? और वो प्रोड्यूसर भी मुझे बता रहे थे, हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर के जरिए, मुझे तो नारे याद भी नहीं आ रहे थे तो वो मुझे याद करवा रहे थे। खान साहब का तो नारा, तो उनका स्लोगन तो सभी को याद रहता है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। किस में कन्वर्ट करवाया जाए पुर्तगाली लैंग्वेज? तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। O câmbio não vai vir, já está vindo. O já aconteceu. O câmbio. ओके, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आगे चलते हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, ये PMLN। और किस जुबान में? फ्रेंच में। फ्रेंच में देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। Regarde regarde qui vient, le lion le lion. Once again please, once again. देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, regarde regarde qui vient, le lion le lion. मांग रहा है नौजवान रोटी कपड़ा और मकान। स्पेनिश में। स्पेनिश में मांग रहा है नौजवान रोटी कपड़ा और मकान। मांग रहा है नौजवान, está pidiendo el joven, मांग रहा है नौजवान रोटी कपड़ा और मकान। El pan, la camisa y la casa. La camisa
El panda camisa la casa, ये नारे भी तो काफ़ी लंबे हैं। नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने वैसे पहले से प्लान कर रखा था कि हम आपसे कुछ लैंग्वेजेस जो हैं उनके बारे में पूछेंगे। तो फिर मेरे जहन में आया कि आजकल हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो एक यूँ कह लीजिए कि सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो खासी अरूज पर हैं और सबका कंसंट्रेशन उसी तरफ है, चाहे हमारी यूथ हो चाहे। आपने ऐसे क्यों किया इस बात पे? ये आपने बड़ी मज़े की बात की है, बिकॉज अगर आप देखें टीवी को आजकल, तो आपके पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती जिससे कि पॉजिटिविटी आए, आपके मतलब हौसला अफजाही हो, बदकिस्मतन। तो इस वजह से मैंने हाइपिया को पैदा किया, तामीर किया, जिसमें से इसमें 300 अफराद हैं। ठीक है। और ये हाइपिया इज ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट? Yes. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइपर पॉलीग्लॉट्स। आम तौर पे अगर मुझे उबूर है 7 ज़ुबानों पे, इनको 11-12 पे होती है, मुझसे ज़ायद। तो ये और हर जगह से आते हैं। मेरे नीचे 4 डायरेक्टर्स हैं, अर्जेंटीना, स्पेन, बेल्जियम से और अर्जेंटीना और पोर्चुगल से। तो ये मेरे नीचे काम करते हैं और हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। सबसे जो हमारी कमसिन है रुकन, वो है 10 साल की बच्ची, और वो वाकई 10 ज़ुबानें बोलती है। रशियन अमेरिकन लड़की है। और मैंने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा ने ये कैसे किया, मतलब मैं तो जरा मतलब उससे बड़ा हूँ। मैंने वाकई वो बोलती है, उसको उबूर है। तो ऐसे भी होते हैं। और सबसे जो ज़ईफ़ हैं वो कोई 80 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और वो वाकई बोलते हैं कोई 10-15 ज़ुबानें। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। और मकसद ये है कहने का कि जब आप क्रिकेट देखेंगे तो आप दिल के मरीज़ बन जाते हैं, जब आप ये पॉलिटिकल कमेंट्री देखते हैं तो आप जहन के मरीज़ बन जाते हैं। इस सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए हाइपिया जैसी एक जगह है जिस पे आप मेहनत करें, ज़ुबानें सीखें और ऐसे लोगों से मिलें। अगर आप चाहें तो मैं आपको स्टोरीज ही बता सकता हूँ, इतने ज़बरदस्त लोग हैं इसमें। मैं तो बड़ी छोटी चीज़ हूँ इस फैमिली में। वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं कि उनके अल्फाज आपस में बड़े मिल रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी ज़बानें हैं? वैसे अमूमन तो उर्दू के बाद पंजाबी ज़रा ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन अभी जब आपने फ्रेंच में नारा पीपल्स पार्टी की जमात का लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान, तो आपने कमीसा बोला, कमीज़ को, ठीक है, जो कि उर्दू का वर्ड है। कोई ऐसी ज़बान जिसकी बहुत ज़्यादा मुमासनत हो हमारी पाकिस्तान में बोली जाने वाली किसी भी ज़बान के साथ? जी, वो तो हर ज़बान पे मुनसर है, लेकिन ये जो हिस्पानवी और उर्दू के दरमियान ये जो एक मतलब हम आहंगी है, ये अरबी की वजह से है। अच्छा। क्योंकि अरबियों ने भी वहाँ 800 साल गुजारे थे, तो तकरीबन 15% हिस्पानवी के जो अल्फाज हैं वो अरबी निजात के हैं। मिसाल के तौर पे ये इसको आप क्या कहेंगे उर्दू में? टेबल में मेज़। तो स्पेनिश में है मेसा, देख लें। ये कमीज़, कमीसा। इस बहुत सारे हैं जो कि अरबी से आते हैं। और अरबियों ने यहाँ भी मोहम्मद बिन कासिम टाइप सारे आए थे, तो उन्होंने हमारी ज़ुबान पे भी अपना मतलब असरअंदाज हुए। तो इस तरह एक या फिर अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ होता है, या लादीनी से होता है, या तुर्की से होता है। मैं आपको एक मज़े की मिसाल दूँ। एक हाइपिया का मेंबर है जो कि किसी अफ्रीकी मुल्क से है, और वो लेकिन उसको सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस का बहुत शौक है। उसने कज़ाख़ पढ़ी, कज़ाख़ सीखी। तो वो मुझे बता रहा था कि हम तुम्हारी उर्दू कहाँ पर बोली जाती है? कज़ाख़स्तान, ओके, कज़ाख़स्तान में। और वो भी पर्शियन से, फ़ारसी से, मतलब फ़रसवीन एक ज़ुबान है, और उर्दू भी एक फ़रसवीन ज़ुबान है इस लिहाज से। लेकिन उन अल्फाज के मानी बहुत बदल चुके हैं। मिसाल के तौर पे हम मजाक से कहते हैं ये क्या तमाशा चल रहा है, ये एक मजाक है, सर्कस चल रहा है, ये तमाशा। उनके लिए गिरजे में जो लोग बैठते हैं वो तमाशा होता है। तो आप अंदाजा लगाएं। ओके, उनको लगेगा कि कबीला चल रहा है यहाँ पे। माय गुडनेस, बड़ी सीरियस चीज़ है। तमाशा जो है बड़ी सीरियस चीज़ है उनके लिए। हमारे लिए कुछ और, हमारे लिए मजाक है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, ये ड्रामा है, ये क्या कर मरे मैंने कि क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, एक वो वाला एलिमेंट है। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उस्मान, ये कि लैंग्वेज वैसे इसकी इंपॉर्टेंस हमें उस वक्त भी पता चलती है जब हम कभी बाजार जा रहे हैं, पंजाबी की बहस होती है ना, तो वो कहता है कि नहीं अपना ही है तो थोड़े 2-3 रुपए कम कर लेता है। पठान पश्तून है, किसी को देख लेगा ना पश्तो बोलते हुए, कोई भी बाजी होंगे, कुछ भी होगा, भाई होंगे, उनके साथ वो थोड़ी रियायत कर लेते हैं। इंटरनेशनली रवाबित को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास लैंग्वेज स्किल का होना कितना ज़रूरी है? अशद ज़रूरत है हमें इसकी, बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए अगर आप मतलब हम एक कौम के तौर पे अगर देखें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बढ़तरी होगी कि हम दूसरी ज़बानों पे भी उबूर रखें। क्योंकि आजकल के ज़माने में इट इज़ वेरी कम्पिटिटिव।
बाकी भी सब मेहनती हैं, बाकी भी सब अक्लमंद हैं, लेकिन ज़ुबानों ने आपको एक एज दे देनी है। मेरे तजर्बे में तो बहुत देती हैं, और हाइपिया के मेंबर्स को तो बहुत एजेस हैं, या तो उनकी नौकरी में या उनकी वैसी फैमिली लाइफ में या हर चीज़ में उनको बहुत मुफीद साबित होता है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और अभी थोड़ा सा ज़रा मैंने कहा सेगमेंट इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था तो ज़रा हंसते मुस्कुराते एक सवाल पूछ लूँ। वो लोग जो ना तो मुकम्मल उर्दू बोलते हैं ना मुकम्मल इंग्लिश बोलते हैं, और जो वो उर्दू और इंग्लिश की ऐसी हलवा पूरी बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो एक खिचड़ी होती है, लेकिन ये वो गुलाबी इंग्लिश गुलाबी उर्दू का जो मिक्सचर होता है। बिल्कुल, बट यू नो ये कई सारी दुनिया में जगहों पे हुआ है बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, और अक्सर इसको एक तरजीह भी दी गई है कई कल्चर्स में। मिसाल के तौर पे वेस्ट इंडीज़, ऑल ऑफ दोज कंट्रीज इन द कैरिबियन, इनमें जो है एक क्रियोल पैदा हुआ, या फ्रेंच और अफ्रीकन, या फ्रेंच और ये, या स्पेनिश और ये वो, और वो उनकी फिर ज़ुबानें बन गई क्रियोल। ओके, तो इंटरेस्टिंग। हम भी इसको वो दे सकते हैं, लेकिन दिल में हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी इंग्लिश आ चुकी है और हम उर्दू में इतनी उबूर नहीं है, हमें दस्तरस नहीं है, हमें दिल में लगता है कुछ, तो हम उस ज़हनियत के हैं नहीं जो कि वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, तो हम इसको देखते एक मुनफरद अंदाज से हैं, बस ये बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान W चौहान साहब अपना वक्त देने के लिए। और दूसरा ये कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ना जो हम सब ने एंजॉय किया है, वो 3 जुमले थे जिसको आपने हमें कन्वर्ट करके दिया। और दूसरी बात फिर वहीं पर आएगी, ये भी बड़ा हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट था कि बहुत सारी ऐसी ज़बानें हैं कि जो कि पाकिस्तान में भी बोली जाती हैं और कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दूसरे ममालिक में भी पाई जाती है। और तीसरा ये कि सिर्फ ये हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं जो उर्दू इंग्लिश को मिलाकर ज़रा एक मिक्सचर बनाकर बोल लेते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ आपने मुझे बताया, अफ्रीकन और वेस्ट इंडीज़ की तरफ, वहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो कि इंग्लिश और अफ्रीकन या फलानी और वो दूसरी ज़बान को मिलाकर बोलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं हमारी व्यूअर्स की सोच इस बारे में क्या होगी, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हों वो हम आपके लिए मैक्सिमम लेकर आएँ। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है। अगर आपका पराठा ठंडा हो गया है या चाय आपकी जो है वो अभी आ रही है तो उसको फटाफट डाइनिंग पे लाएं, सोफे पे बैठ जाएं, क्योंकि हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। पलट